हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ राजूराम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RNS क्लासेज। हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हिंदी विषय का संपूर्ण ज्ञान हम यहाँ लेने वाले हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा का दर्जा भी दिया हुआ है संविधान के तहत। और लगभग इस देश में 60 से 70% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है या समझी जाती है। इसलिए मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यदि हिंदी की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप और किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, हिंदी सब जगह पर एक ही है। पूरी दुनिया की हिंदी एक ही होगी, व्याकरण इसकी एक ही तरह की होगी और इसकी जो लिखावट है, यानी जो लिपि है, जो बनावट है अक्षरों की, वो सब एक ही होगी। इसलिए आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, किसी भी देश से देख रहे हैं, तो भी आप हिंदी को सीख सकते हैं और हिंदी व्याकरण को सीख करके अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी ये आपके काम का है। इसलिए मैं आपसे अनुनय विनय निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें अनुग्रहित करें। ज़रूर आप कमेंट्स के द्वारा और अन्य प्रकार जितने भी है सोशल मीडिया, वहाँ से भी हमें आप मोटिवेट और प्रेरित कर सकते हैं। और हमारा ये जो चैनल है, ये अभी नया बनाया है मैंने और इसका ये मेरा पहला वीडियो है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, तब हम इसके आगे की वीडियो और बना पाएंगे और हमें ज़रूर यहाँ से कुछ मोटिवेट और मार्गदर्शन आपका मिलेगा, ऐसी आशा है आप लोगों से। तो चलो मित्रों, जारी रखते हैं हिंदी भाषा की। अब देखो, हम किसी भी भाषा का अध्ययन जब करते हैं तो उसके कालखंड या उसकी उत्पत्ति के बारे में ज़रूर जानते हैं। तो देखते हैं इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है और कैसे मानी जाती है, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हिंदी जो भाषा है वो हमारी कोई इतनी प्राचीन नहीं है, फिर भी इसका इतिहास जो है वो 1000 साल का इतिहास तो है ही है। हम भारत की जितने भी प्राचीन भाषाओं की बात करें, जितने भी प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं, यानी जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, उन सब की बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा हमें मिलती है संस्कृत। जो हिंदी की उत्पत्ति है वो किससे होती है, यानी इसकी हिंदी की जो आदि जननी है, जिसको हम बोल सकते हैं आदि जननी, यानी मातृभाषा, वो कौन है? संस्कृत है। मित्रों, ध्यान से सुनना, इस वीडियो को आराम से देखना। संस्कृत जो भाषा है वो हमारी हिंदी की आदि जननी यानी माँ है। यूँ देखा जाए तो संस्कृत भाषा जितनी भी वर्तमान में प्रचलित हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं जो भारत भूमि में बोली जाती है, उनकी भी माँ ही कही जा सकती है, क्योंकि प्राचीन भाषा तो संस्कृत ही है। और संस्कृत भाषा इतनी मधुर
और प्यारी, बहुत ही मीठी भाषा है। यानी ये भारतीयों की बहुत ही प्राचीन भाषा है। भारतीयों ने शुरुआत में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद में जो वेदों की रचना हुई, यानी जो दुनिया की प्रथम पुस्तक है वेदों की जो रचनाएं हुई वो भी इस संस्कृत भाषा में ही हुई है। तो दुनिया की प्राचीन भाषा हम कह सकते हैं कि ये संस्कृत ही है, और इसी से बाकी जो बाद में जो बनने वाली अन्य भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए हम हिंदी की आदि जननी यानी माँ संस्कृत को कह सकते हैं। तो संस्कृत भाषा की हम जब बात करें तो ये मूल रूप से आर्यों की भाषा है। संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा कहते हैं, यानी संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा कहते हैं। आर्यों की भाषा कहते हैं क्योंकि आर्यों का जो अध्ययन है, जो वेद पाठ है, जो अन्य ऋचाएँ हैं, वो सब इसी संस्कृत में ही लिखी गई थी। हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनियों का जो ज्ञान विज्ञान है वो सब जितना भी सहेज करके रखा गया है पुस्तकों में, वो सब काव्यों में, वो इस संस्कृत भाषा में ही है। जो हमें प्राचीन पांडुलिपियाँ मिलती है या मिली है वो सब इस संस्कृत भाषा की ही है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ग्रंथ तो हमें मिले ही नहीं हैं, यानी भारतीयों को मिले ही नहीं, प्राप्त हुए ही नहीं हैं, बल्कि विदेशियों के हाथ लग गए। विदेशियों ने या तो उनको जला दिया, या उनको दबा दिया है, या उनको अपने पास सहेज करके रख लिया है। और पाश्चात्य विद्वानों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि भारतीय जो ज्ञान है वो संस्कृत भाषा में एक अतुलनीय ज्ञान है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन सब ज्ञान को जो कुछ विदेशी ताकतें हैं वो कुछ कालखंड में भारत में आई, भारत के ऊपर राज किया, शासन किया, उस दौरान उस संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को यहाँ से ले गए। और आज उनके वहाँ यानी पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में, उनके वहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ खुल गए हैं। उन विश्वविद्यालयों में उनका अध्ययन किया जाता है, उनका शोध कार्य किया जाता है, और उसी में से कुछ न कुछ वैज्ञानिक पुट मिलते हैं और विज्ञान सम्मत बातें मिलती है, और वहीं से उनकी कोई न कोई खोज आरंभ होती है। इसलिए हम जितनी भी औद्योगिक क्रांति वगैरह हम पढ़ते हैं विश्व इतिहास में, वैश्विक इतिहास में, तब हमें यह पढ़ा जाता है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, वहाँ हुई, उन लोगों ने की, ये मशीन उन लोगों ने बनाई। जितने भी खोजें हैं वर्तमान की, वो सब की सब अंग्रेज़ों के नाम पेटेंट है। क्यों है भाई? यानी 300-400 साल पहले उसमें अंग्रेज़ नहीं थे क्या इस धरती पर? 1000 साल पहले अंग्रेज़ नहीं थे इस धरती पर? तो फिर सारा ज्ञान अंग्रेज़ों को, सारा शोध कार्य अंग्रेज़ों ने, सारी जो खोजें हैं अंग्रेज़ों ने, वो इसी मतलब 100 वर्ष या 150 वर्ष के दौरान ही क्यों की? पहले कहाँ गई इनकी खोजें? एक भी पुस्तक इनकी शुद्ध वैज्ञानिक रीति में, वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उनके आधार पर नहीं लिखी गई उनके द्वारा। ये सब कुछ भारतीयों का ही ज्ञान है जो बाहर ले जाया गया, और अब उनका ही वापस अनेक रूपों में वितरित हुआ है, और नई नवीन खोजें बना करके, अपना लेबल लगा करके वापस भारतीयों को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। भारतीयों को इतना पद्दलित, इतना रौंद दिया गया था उस दौरान कि भारतीय बेचारे अपने 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लग गए कि हमें 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करनी है।
इसलिए अपना ज्ञान विज्ञान, अपनी पांडुलिपियाँ, अपना साहित्य, अपने ग्रंथ, अपने वेद, अपने पुराण इत्यादि जितने भी प्रकार के ये ग्रंथ है वो सब भूल गए, अपना ज्ञान भूल गए और अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से उनको अपने पास सहेज करके रख लिया। चलो ये बात तो बहुत बाद की है। हम प्राचीन भारत की आर्य भाषाओं के बारे में बात कर रहे थे, यानी भारत की प्राचीन आर्य भाषा वो है आपके संस्कृत। तो मित्रों, संस्कृत भी उस समय 2 रूप में प्रचलित हुआ करती थी। इसका पहला रूप है आपके साहित्यिक रूप, यानी संस्कृत का भी एक रूप था साहित्यिक रूप, यानी साहित्यिक रूप में वो संस्कृत भाषा लिखी जाती थी, बोली जाती थी और इसको साहित्यिक भाषा भी बोल सकते हो। ये भाषा थोड़ी सी कठिन हुआ करती थी। लंबे लंबे सामासिक पद होते थे, यानी लंबे पद होते थे, लंबे पद, सामासिक पद, यानी काव्य भाषा थी। एक शब्द में कहा जाए तो काव्य भाषा थी। जितने भी उस समय के कवि, लेखक इत्यादि हुए वो सब के सब इस साहित्यिक, संस्कृत का जो साहित्यिक रूप है उसमें वो लिखते थे और पढ़ते थे। तो ये उनकी भाषा हो गई, इन साहित्यिक भाषा हो गई उनकी साहित्यिक भाषा, जो थोड़ी लंबी भी थी और कठिन भी थी, आम जनता के बाहर की थी। अब दूसरा जो रूप था इसका वो था लौकिक, यानी लोक भाषा, यानी जनता की भाषा, यानी जनता की भाषा। जो जनता है ना, आपस में अपना वाद विवाद, अपना संवाद और वार्तालाप किया करती थी, वो थी लौकिक भाषा, जो थोड़ी इस साहित्यिक भाषा से थोड़ी सरल थी और छोटे छोटे शब्द होते थे, छोटे शब्द, और सरल थी। तो हम बात कर रहे हैं इस संस्कृत भाषा से आगे कौन सी भाषाएं बनी उसके बारे में। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हम जो भाषा की बात करें वो है आपके संस्कृत, जो हमने अभी देखा। तो इसका जो कालखंड है वो मोटे तौर पर अगर लिया जाए, यानी कालखंड, तो संस्कृत का जो कालखंड है वो आपके बैठता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी वर्तमान में जो ईस्वी सन चल रहा है 2024, इस 2024 यानी ये ईस्वी सन है जो ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले 1500 वर्ष पहले, तो उस कालखंड को उल्टा गिना जाता है। 1500 से 1000, 500, फिर 1 ईस्वी आएगा, फिर 1 ईस्वी से वापस शुरू होगा 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ऐसे करते करते 100 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1500, ऐसे चला। तो ये जो संस्कृत भाषा का जो साहित्यिक रूप और लौकिक रूप है, दोनों रूप
ये 500 वर्ष का कालखंड है। 500 वर्ष का कालखंड इसका माना जाता है साहित्यिक रूप का, और 500 वर्षों का कालखंड भी लौकिक साहित्य का माना जाता है। अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी 1000 वर्ष का कालखंड, 1000 वर्ष का कालखंड बैठता है। दूसरा जो कालखंड है उसके बाद जो है वो कौन सी भाषा आती है? वो आती है आपके नंबर 2 पर, आपके आती है इसके बाद पाली भाषा। पाली भाषा, इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक, यानी अर्थात ये भी जो कालखंड बैठता है ये भी बैठता है आपके लगभग 500 वर्षों का। और इस भाषा में, ये पाली भाषा, इस संस्कृत भाषा से ही इसका निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। और इस भाषा में कहते हैं कि बौद्ध साहित्यों की रचना हुई। भगवान बुद्ध का जन्म हो गया था, और भगवान बुद्ध ने जो अपना संदेश और जो अपना ज्ञान दिया वो सब इस भाषा में दिया गया। तो ये बौद्धों की भाषा मानी जाती है, बौद्धों की भाषा मानी जाती है। और बौद्ध धर्म में जो 3 पीठक है, उन पीठकों की जो रचना है वो भी इसी भाषा में की गई, यानी पाली भाषा में की गई। तो संस्कृत के बाद आती है आपके पाली भाषा, जिसका कालखंड भी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक बैठता है, यानी 500 वर्ष का कालखंड है। और ये बौद्धों की भाषा है, और बौद्धों का जो धार्मिक साहित्य या जो ग्रंथ हैं उनके, वो सब इस भाषा में लिखे गए। तीसरा जो कालखंड है, तीसरी जो भाषा है वो आपके बैठती है, वो आपके है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का जो कालखंड है वो बैठता है आपके 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। देखो ईसा पूर्व यहाँ पूरा हो गया, 1 ईस्वी में ईसा पूर्व पूरा हो गया, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का कालखंड, अर्थात 500 वर्षों का कालखंड ये भी बैठता है, 500 वर्षों तक का। तो इस 500 वर्षों के कालखंड में प्राकृत भाषा आई। इसका निर्माण कहते हैं संस्कृत और पाली दोनों से हुआ। और ये जो भाषा है ये जैनों की भाषा है, यानी यहाँ पर जैन धर्म का अवतरण होता है। और जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ, साहित्य, जैन धर्म का जो साहित्य मिलता है वो सब प्राकृत भाषा में मिलता है। यानी जैन धर्म भी अपनी एक अलग भाषा की पहचान बनाए हुए हैं। और हालांकि इनका जो साहित्य है वो हिंदू धर्म से मिलता जुलता ही है, यानी हिंदू सनातन धर्म ही था। इनका भी एक अलग से पंथ का निर्माण हुआ, संप्रदाय का निर्माण हुआ इसी में से। जो जैनों की भाषा है, जैन जो धर्म है उनकी भाषा प्राकृत भाषा है, और इसमें भी रामायण है प्राकृत भाषा में लिखी गई है कुछ जैन कवियों के द्वारा। तो जैन साहित्य लिखा गया प्राकृत भाषा में। और तीसरा जो साहित्य आता है वो आपके आ रहा है, चौथा जो आता है वो आपके है प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा का जो कालखंड है वो बैठता है आपके 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी ये भी 500 वर्षों का कालखंड है। अब अपभ्रंश से मतलब क्या है? अपभ्रंश का अर्थ होता है एक भ्रष्ट भाषा, यानी इस प्रकार की भाषा जो एक खिचड़ी भाषा कहलाई, इसको खिचड़ी भाषा
कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक मतलब पूरी शुद्ध भाषा नहीं थी। इस भाषा में बहुत सारी भाषाओं का, यानी कुछ संस्कृत का, पाली, प्राकृत, कुछ स्थानीय बोलियों का, स्थानीय छोटी छोटी भाषाओं का और भी इसमें समावेश हो गया, और कुछ विदेशी भाषाओं का भी समावेश हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये पढ़ा जाता है कि 1000 साल से पहले कोई भी भारत पर बड़ा विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। ये जितने भी आक्रमण हुए वो सब 1000 ईस्वी के बाद ही हुए, और उन आक्रमणों ने बहुत कुछ भारत में परिवर्तन कर दिया। भाषाई तौर पर, खान पान, रहन सहन आदि सभी में असर डाला है। उससे पहले कि जो भी आक्रमण हुए होंगे, 1-2 आक्रमण, लेकिन वो इतने मतलब गिनती में नहीं है, क्योंकि उन आक्रमणों से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा भारतीयों पर, भारतीयों की शिक्षा पर, भारतीयों की भाषाओं पर, भारतीयों के ज्ञान विज्ञान पर, भारतीय संस्कृति पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव 1000 ईस्वी के बाद के कालखंड में जो आक्रमण हुए हैं विदेशियों के, खास करके इस्लामी आक्रमण, उन आक्रमणों का भारतीयों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, और उसके कारण अब अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य दूसरी भाषाएं जो है उनका सबका इसमें समावेश हो जाता है। इसलिए इसको अपभ्रंश भाषा नाम दिया गया साहित्यकारों के द्वारा। और अब जो है 5वीं प्रकार की जो भाषा है वो आपके आती है हिंदी। हिंदी की उत्पत्ति 1000 साल पहले हो गई थी। इसकी उत्पत्ति मानते हैं 1000 ईस्वी से अब तक। लेकिन जो अभी हमारे वर्तमान में हमारे सामने जो हिंदी है वह हिंदी अलग है, ये हिंदी अलग थी। इतनी अलग भी नहीं थी, लेकिन कुछ वर्णों की दृष्टि से, कुछ मात्राओं की दृष्टि से इसमें और अभी वर्तमान में प्रचलन में जो हिंदी है इनमें काफ़ी अंतर भी आ गया है, लेकिन इसको भी हिंदी ही कह सकते हैं। इसलिए हिंदी की जो उत्पत्ति है वो 1000 ईस्वी से मानी जाती है, लगभग 1000 ईस्वी। कुछ विद्वानों ने इससे पहले ही मान ली है, कुछ विद्वानों ने इसके बाद से भी मानी है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने कहा कि 1000 ईस्वी से हम इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति मान सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक हमने भारत की प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में जाना, और भारत की प्राचीन आर्य भाषाएँ जो है वो किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है, और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन भाषाओं से हुई, उससे पहले कौन कौन सी भाषाएं इस भारत भूमि में बोली जाने लगी, उन्हीं बोली जा रही थी, ये सब हमने जाना आज इस क्लास में। अगली क्लास में हम हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा के जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, कालखंड, वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा है मित्रों, ये हम बाद में शुरू करेंगे। लेकिन एक बार हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में मोटा रूप में हम जानकारी लेंगे। तो अगली क्लास में और आगे फिर मिलते हैं मित्रों। एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपके सामने जो क्लास लेके आ रहा हूँ ये क्लास मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स के आधार पर है, और मैं ये खुद नोट्स मैंने तैयार किए हैं, उसके आधार पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, और ये नोट्स में से ही आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में या इस प्रकार से मैं लिखने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको देख करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, दूसरा बोर्ड है लेकिन उस पर वो छोटा है, इसलिए मैंने इस प्रकार से मैंने एक नया प्रयोग किया है। हाथ से लिख करके इस प्रकार से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और इस प्रकार से ये जो क्लास है ये भी आराम से शुरू हो जाएगी और आपको दिखाई भी दे रहा होगा।
बाकी अन्य कुछ त्रुटियां हुई है मेरे से, तो इससे मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।